ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में जितना कम पता चलता है उतनी ही ज्यादा चर्चा होती है। ऐसा ही एक नाम है अजीत डोभाल, एक आईपीएस अधिकारी जिसने पुलिस की नौकरी से शुरुआत की, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में पहुंचे, देश के बेहद संवेदनशील इलाकों में काम किया, पाकिस्तान में भी जिम्मेदारी संभाली, आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़े अभियानों का अनुभव लिया और आगे चलकर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए बने। हाल ही में पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत ने अजीत डोभाल और पूर्व एनएसए एमके नारायण को भारत के महानतम इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में गिना। तो आखिर डोभाल के करियर में ऐसा क्या रहा कि एक पुलिस अधिकारी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक तक पहुंच गया? आइए उनकी पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। अजीत कुमार डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके में हुआ था। उनके पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के मिलिट्री स्कूल में हुई। इसके बाद साल 1968 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में शामिल हुए। उन्हें केरला कैडर मिला, लेकिन डोभाल का करियर एक सामान्य पुलिस अधिकारी की तरह आगे नहीं बढ़ा। करीब 4 साल पुलिस सेवा करने के बाद साल 1972 में वे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से जुड़ गए। यही वह मोड़ था जहां से उनकी पहचान एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में बनने लगी। अब आईबी को आसान भाषा में समझिए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो देश की प्रमुख इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी देश के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद, जासूसी और सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों के बारे में जानकारी जुटाना और उनका आकलन करना इसके प्रमुख कामों में शामिल है। इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम सिर्फ किसी की जासूसी करना नहीं होता, उसका एक बड़ा हिस्सा ये समझना होता है कि किसी संगठन का नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, उसके लोग कौन है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है और किसी खतरे को समय रहते कैसे रोका जा सकता है। अजीत डोभाल के करियर में इसी तरह के इंटेलिजेंस और काउंटर इंसर्जेंसी काम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके करियर का एक बड़ा अध्याय मिजोरम से जुड़ा रहा। उस समय मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ का अलगाववादी आंदोलन चल रहा था और वहां उग्रवाद एक बड़ी चुनौती था। डोभाल ने वहां इंटेलिजेंस और काउंटर इंसर्जेंसी से जुड़े काम किए। उनके करियर पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एमएनएफ के अंदर नेटवर्क बनाने और उसके नेताओं से संपर्क स्थापित करने में भूमिका निभाई। उनके काम को उन प्रयासों से भी जोड़ा जाता है जिनके जरिए कई उग्रवादी मुख्यधारा में वापस आए। आगे चल के 1986 में मिजोरम पीस अकॉर्ड हुआ, जिसने लंबे समय से चले आ रहे उग्रवाद को खत्म करने की दिशा में बड़ा रास्ता खोला। यहाँ डोभाल के करियर का एक महत्वपूर्ण पहलू समझ आता है। इंटेलिजेंस का मतलब हमेशा ताकत का इस्तेमाल करना नहीं होता। कई बार सही जानकारी जुटाना, सामने वाले के नेटवर्क को समझना और बातचीत का रास्ता निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब बात पाकिस्तान की। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए पाकिस्तान में काम करना बेहद संवेदनशील जिम्मेदारी मानी जाती है। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में भी काम किया और वहां भारतीय मिशन में जिम्मेदारियां संभाली। उनके पाकिस्तान असाइनमेंट्स को लेकर कई तरह की कहानियां और दावे लंबे समय से मीडिया में सामने आते रहे हैं, खासकर उनके कथित अंडरकवर काम को लेकर। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की पूरी जानकारी आमतौर पर सार्वजनिक नहीं की जाती है, इसलिए डोभाल के पाकिस्तान मिशन से जुड़ी हर कहानी को प्रमाणित सरकारी तथ्य मानना सही नहीं होगा। जरूरी सार्वजनिक रिकॉर्ड और उपलब्ध रिपोर्ट से सामने आता है कि पाकिस्तान में उनका अनुभव उनके इंटेलिजेंस करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसके बाद कहानी पहुंचती है पंजाब। 1980 के दशक में पंजाब आतंकवाद की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। खालिस्तानी उग्रवाद के कारण सुरक्षा हालात बेहद संवेदनशील थे। इसी दौर में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ऑपरेशन से जुड़े। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ। इसका उद्देश्य गोल्डन टेम्पल परिसर में छिपे आतंकियों को बाहर निकालना था। डोभाल के बारे में वाइडली रिपोर्टेड है कि उन्होंने ऑपरेशन से पहले परिसर के अंदर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए अंडरकवर भूमिका निभाई थी। उनसे जुड़ी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने आतंकियों की संख्या, उनकी स्थिति और परिसर के अंदर की परिस्थितियों से जुड़ी जानकारी जुटाने में भूमिका निभाई।
उनके करियर में इस तरह के फील्ड ऑपरेशंस की वजह से ये धारणा मजबूत हुई कि वे सिर्फ डेस्क पर बैठकर इंटेलिजेंस एनालाइज करने वाले अधिकारी नहीं थे, बल्कि जमीन पर जाकर काम करने का अनुभव भी रखते थे। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र शांति काल में दिया जाने वाला भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। डोभाल उन शुरुआती पुलिस अधिकारियों में शामिल रहे जिन्हें यह सम्मान मिला। इसलिए उनके करियर को समझते समय ये बात महत्वपूर्ण है कि उनकी भूमिका केवल इंटेलिजेंस गैदरिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने बेहद जोखिम भरे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स में भी काम किया है। इसके बाद उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण अध्याय जम्मू कश्मीर से जुड़ता है। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित था। डोभाल को वहां भी इंटेलिजेंस और काउंटर इंसर्जेंसी से जुड़े काम का अनुभव मिला। उनके करियर से जुड़ी रिपोर्ट में बताया जाता है कि उन्होंने कुछ उग्रवादी नेताओं और समूहों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। कुका पैरे का नाम भी इसी संदर्भ में सामने आता है। इस पूरे अप्रोच को समझना जरूरी है। काउंटर इंसर्जेंसी सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी जाती। कई बार इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम यह समझना होता है कि किसी संगठन के अंदर कौन लोग असंतुष्ट हैं और उसका नेटवर्क कैसे काम करता है और किन लोगों को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस लाया जा सकता है। यही वजह है कि डोभाल के करियर में इंटेलिजेंस और नेगोशिएशन दोनों पहलू दिखाई देते हैं। अब आते हैं साल 1999 पर और उस घटना पर जिसे भारत का शायद ही कोई व्यक्ति भूल सकता है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इस विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और विमान आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा। सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी खतरे में थी और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि बंधकों को सुरक्षित कैसे वापस लाया जाए। उस समय भारत सरकार की बातचीत करने वाली टीम में अजीत डोभाल भी शामिल थे। यानी एक तरफ आतंकवादी थे और दूसरी तरफ भारत की नेगोशिएटिंग टीम। आखिरकार यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के लिए भारत को आतंकियों की मांग माननी पड़ी और 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया, जिनमें मसूद अजहर भी शामिल था। यह घटना आज भी भारत की काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज नेगोशिएशन हिस्ट्री में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस घटना में यह भी समझ आता है कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ सैन्य ताकत का मामला नहीं है। कई बार इंटेलिजेंस नेगोशिएशन और साथ ही साथ डिप्लोमेसी भी उतना ही महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के शीर्ष स्तर तक पहुंचे। उन्होंने IB के ऑपरेशंस विंग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली और साल 2004 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने। यानी जिस संस्था में उन्होंने 1970 के दशक में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में शुरुआत की थी, उसी के सबसे बड़े पदों में से एक पर वो पहुंच चुके थे। हालांकि उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा और जनवरी 2005 में वे सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनका पब्लिक लाइफ में सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक अफेयर से जुड़ा काम जारी रहा। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़कर काम किया और उसके डायरेक्टर के रूप में भी वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते। फिर आया साल 2014 और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA नियुक्त किया गया। अब उनकी भूमिका सिर्फ इंटेलिजेंस ऑपरेशन तक सीमित नहीं थी। अब उन्हें देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री को रणनीतिक सलाह देने की जिम्मेदारी मिली। NSA की भूमिका को आसान भाषा में अगर समझें तो आतंकवाद, इंटेलिजेंस डिफेंस, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति और दूसरे सेंसिटिव सिक्योरिटी मैटर्स पर सरकार को स्ट्रेटेजिक एडवाइस देना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। डोभाल के NSA बनने के बाद भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर उनकी भूमिका लगातार चर्चा में रही। साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी उनका नाम काफी चर्चा में आया। लेकिन यहाँ एक तथ्यात्मक सावधानी जरूरी है। किसी भी बड़ी मिलिट्री या इंटेलिजेंस ऑपरेशन को किसी एक अधिकारी का अकेला ऑपरेशन बताना सही नहीं होगा। ऐसे में फैसलों में सरकार, सेना, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूसरी संस्थाओं की सामूहिक भूमिका होती है। इसलिए डोभाल की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन उन्हें पूरी कार्रवाई का अकेला आर्किटेक्ट कहना सही नहीं होगा। साल 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ भी उनके NSA कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल रहा है।
भारत और चीन के बीच डोकलाम में करीब 73 दिनों तक तनाव रहा। सीमा पर सैनिक आमने सामने थे, लेकिन दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत भी चल रही थी। आखिरकार दोनों पक्ष डिसएंगेजमेंट की दिशा में आगे बढ़े। इस तरह की परिस्थितियों में मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के साथ डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और एनएसए की भूमिका इसी व्यापक नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा होती है। 2014 में इराक में फंसी भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी में प्रयासों में भी डोभाल की भूमिका सामने आई थी। यानी उनके करियर को अगर 3 हिस्सों में समझे, पहला हिस्सा था फील्ड इंटेलिजेंस, दूसरा था काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी का अनुभव और तीसरा हिस्सा था हाई लेवल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। यही लंबा अनुभव उनकी मौजूदा भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अजीत डोभाल को भारत में अक्सर मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और कभी-कभी इंडियाज जेम्स बॉन्ड जैसे नामों से भी पुकारा जाता है, लेकिन किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर की असली ताकत उसकी पब्लिसिटी नहीं होती। असली ताकत होती है कि वह कितना जानता है, कितना समझता है और कितना कम सार्वजनिक करता है। डोभाल के मामले में भी यही बात लागू होती है। उनके करियर की कई ऑपरेशनल डिटेल्स आज भी सार्वजनिक नहीं है, इसलिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चलने वाली हर कहानी को उनकी ऑफिशियल बायोग्राफी मान लेना सही नहीं होगा। जो तथ्य सार्वजनिक रिकॉर्ड में सामने आते हैं वे अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। साल 1968 में आईपीएस से शुरुआत, 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्रवेश, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस, पाकिस्तान में महत्वपूर्ण असाइनमेंट, ऑपरेशन ब्लैक थंडर से जुड़ी रिपोर्टेड भूमिका, कीर्ति चक्र, IC 814 हॉस्टेज नेगोशिएशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑपरेशन विंग में जिम्मेदारी, 2004 में IB डायरेक्टर और फिर 2014 से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर देश की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। यानी अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कहानी है जिसने फील्ड इंटेलिजेंस से शुरुआत की और उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने का अनुभव लिया, नेगोशिएशन को समझा, देश की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी का नेतृत्व किया और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचे। और शायद इंटेलिजेंस की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना भी यही है, जिस व्यक्ति का काम देश के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना होता है, उसके अपने काम के बारे में जनता को अक्सर सबसे कम जानकारी होती है। अजीत डोभाल के करियर में जो बातें सार्वजनिक हैं वे उनकी यात्रा को समझने के लिए काफी हैं, लेकिन जो बातें आज भी क्लासिफाइड या सार्वजनिक जानकारी से बाहर हैं, शायद वही इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। क्योंकि इंटेलिजेंस की दुनिया में कई बार सबसे बड़ी कहानी वही होती है जो बताई नहीं जाती।